मुंतखब हुए वजीर आजम को चोर दरवाजे के साथ शबखून मार के हटाना चाहते थे, उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्तीफा दे, इदारों को बचाओ। क्या इनके पास इखलाकी जवाज़ है आज प्राइम मिनिस्टर रहने? इखलाकी तौर पर कोई जवाज़ नहीं रह गया उनके प्राइम मिनिस्टर रहने का। फैसले के बाद पाकिस्तान की पूरी कौम को, PMLN के वोटर्स को, PMLN के सपोर्टर्स को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। किस चीज़ की मिठाइयाँ बांटी जा रही है कि 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर झूठा है? हम GRT को नहीं मानते। गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। क़यामत की निशानियां हैं कि पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी ईमानदारी और दयानत पर लेक्चर दें। Assalamu alaikum Nazreen, good evening. You're watching The Other Side. I'm Reena Shagreed. The other side of Panama case verdict, the much awaited verdict. बड़ा इंतज़ार इस कौम को था उस फैसले का जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। एक तारीखी फैसला होगा, 20 साल तक याद किया जाएगा। जिस तरह से बेंच के रिमार्क्स भी सामने आए थे समातों के दौरान और उस अरसे के दौरान। नवंबर 1 को इस केस की समात का आगाज़ हुआ। तकरीबन 3 माह तक के ड्यूरेशन पे हमने देखा कि 26 समातें हुई और उसके बाद तकरीबन 2 माह यानी कि 57 डेज़ ऑलमोस्ट ये हमने देखा कि ये फ़ैसला महफूज रहा। और 2 माह बाद फैसला सुनाया गया तो अवाम को पता चला कि उनको मज़ीद 2 माह तक इंतज़ार करना है। इस फैसले में किसके लिए छूट थी, किसके लिए ये खुशखबरी बनकर आया, किसके लिए ये मोहलत है, किसके लिए वक्त ख़त्म हो गया है, उस हवाले से तो हम आईनी इसके और कानूनी पहलू का जायज़ा लेंगे। और हम चाहेंगे कि सीनियर कानूनी माहिर हमारे शो में डिस्कशन के दौरान उसको हाईलाइट करें और आवाम के लिए एक सिंप्लीफाइड वे में एक आम फहम अल्फाज में बताएं कि इस वर्डिक्ट में, और चूँकि बड़े लोग हैं जिन्होंने वर्डिक्ट को कम्प्लीटली इंक्लूडिंग माई सेल्फ के पूरा, क्योंकि 500 सफ़ात से ज़ायद पर मुश्तमिल ये वर्डिक्ट, ये फैसला था जिसको पढ़कर उसके पर कमेंट करना मुनासिब होगा। और तकरीबन कल हमने ज़्यादातर लोगों को यही देखा, बड़े सेलिब्रेटरी मोड में थे, चाहे वो हुकूमती नुमाइंदे हों, चाहे वो अपोजिशन के लोग हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो कि एक अहम इसमें पिटिशनर थे और जिनकी तरफ से सबसे पहले इसमें पिटिशन दायर की गई थी इस केस के हवाले से, उनके भी हमने देखा, उनकी जानिब से कहा गया कि वज़ीर आज़म का इस्तीफ़े का मुतालबा उन्होंने किया। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमें इसी सफ़े पर नज़र आई कि वो भी वज़ीर आज़म का इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। वो चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रिज़ाइन करें एंड ही शुड स्टेप डाउन। ऑन दी अदर हैंड हुकूमती नुमाइंदे जिन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट से बाहर, कमरा अदालत से बाहर निकलते ही मिठाइयाँ तकसीम की और बड़े ही कोई सेलिब्रेटरी मोड में थे। और उनके कहना ये भी उनका तसव्वुर ये है कि ये शायद अपोजिशन और ख़ास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हार है। तो ये हार किसके लिए, जीत किसके लिए? क्योंकि अगेन 60 डेज़ की जो है वो मोहलत इसको कंसिडर किया जाए, JIT बनाने का हुक्म जारी किया गया है अदालत की जानिब से और एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है इस अदालती लार्जर बेंच की जानिब से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की गई है कि वो एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच दें, उसको कॉन्स्टिट्यूट करें ताकि वो जारी किए गए हैं JIT में FIA लार्जर बेंच का। और जो कि मेजॉरिटी डिसीजन जो कि प्रिवेल करता हुआ हमें नज़र आया, उनका ख्याल ये है कि ये लार्जर बेंच में FIA और FIA अगेन लेड बाय DG लेवल के एक FIA अफसर वो लीड करें इस इन्वेस्टिगेशन टीम को, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को, जिसका हिस्सा NAB, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ISI, MI, इनके तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके एक नुमाइंदे इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा हो, जो हर फोर्टनाइटली एक रिपोर्ट पेश करेंगे। हर 15 दिन पे रिपोर्ट पेश की जाएगी। जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच होगा जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, एक नए जजेस पे मुश्तमिल वो एक बेंच होगा। वो बेंच कब तक कॉन्स्टिट्यूट होता है और अगले 60 दिन के अंदर ये रिपोर्ट्स का क्या फिर फैसला, क्या नतीजा अखज़ होगा, इस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। साथ साथ इस बार इसमें मुख्तलिफ क्या होगा, क्योंकि लोग अब इस बात पे बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि हमारे मुल्क में JITs का रिकॉर्ड अगर उठा के देखा जाए तो वो इतना कोई तसल्ली बख्श नज़र नहीं आता, कोई हमें कंक्लूजन्स ड्रॉ होते हुए नहीं नज़र आ रहे होते हैं। तो JIT स्पेशली नाउ दैट MI एंड ISI उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें इंक्लूडेड होंगे, JIT का हिस्सा होंगे, तो वो क्या खातिर ख्वाह जो है एक तो रखने का क्या जवाब बनता है, क्यों रखा गया है? क्योंकि सिविलियन मैटर्स में कहा जाता है कि सिविलियन डोमेन में ही जो है वो उसकी तहकीकात, उसका एक रेजोल्यूशन की तरफ वो जाते हुए या इसका एक नतीजा निकलते हुए नजर आए। साथ साथ हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि
اداروں پہ, کیونکہ آج عمران خان صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ یہی ادارے تھے, یہ اتنے عرصے سے کیوں نہیں انہوں نے کوئی کارروائی کر دی, یہی ادارے تھے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے ان کے سربراہان, ان اداروں کے انسٹیٹیوشنز کے سربراہان پیش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس اتنا معذرت اپنی بے بسی کا اظہار کرتے تھے, اور بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے ان کا آگے کہنا یہی ہوتا تھا کہ وہ نہیں اس حوالے سے کارروائی اس طرح سے کر سکتے ہیں. تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمیں کراچی اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب, سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. اور سومرو صاحب السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس فرام کراچی. وعلیکم السلام. سومرو صاحب, آج چونکہ زرداری صاحب نے بھی شاہ جیونا میں جو ہے انہوں نے جلسہ کیا, کل بھی انہوں نے بڑا دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ مستعفی ہو جائیں. 2 ججز کو انہوں نے بڑا ہی سلوٹ لٹرلی کیا, انہوں نے بڑا ہی اپریشیٹ کیا ان کے, چونکہ مائنورٹی جو ججمنٹ نظر آتی ہے اس میں 2 ججز آؤٹ آف دا 5 ججز, انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ وہ صادق بھی نہیں ہے, وہ صادق اور امین نہیں رہے اور لہٰذا ان کی ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے. ہوئیور 3 ججز اور جو میجورٹی یعنی کہ ڈیسیشن ہوا وہ پریویل کرتا ہوا ہمیں نظر آیا, اور ان کا خیال تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے اگین نواز شریف صاحب جو ہے ان کو جو 60 دن ہوگا عرصہ جو جے آئی ٹی بنانے کی ٹائم دیا گیا ہے اور جو جے آئی ٹی اس طرح سے فنکشن کرے گی 60 ڈیز کے بعد یہ کچھ نہ کچھ نتیجہ نکل سکے گا. سر, ابھی پیپلز پارٹی کا موقف بالکل فرق نظر آ رہا ہے 2014 سے اگر کمپیئر کیا جائے جب رگڈ الیکشنز کی بات ہوتی تھی, تو اس بار واقعی میں سمجھا جائے کہ پیپلز پارٹی نواز شریف صاحب کو, اور چونکہ پیپلز پارٹی پہ ایک ایلیگیشن بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے, ابھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایشو جو ہے کرپشن کا یہ پیپلز پارٹی کا ایشو نہیں تھا جو آپ پہ الزام آتا رہا ہے, تو پیپلز پارٹی اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس ایشو کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علیلہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اپنا موقف 2 ٹوک قوم کے سامنے پیش کیا اور یہ بر وقت بات کی, اس سے پہلے کسی نے پرائم منسٹر نواز شریف سے استعفیٰ کا مطالبہ نہیں کیا. یہ زرداری صاحب نے یہ مطالبہ کیا, وہ سمجھ رہے تھے کہ جو یہ مٹھائیاں کھا رہے ہیں دونوں پارٹیوں کے, ابھی ان کو فیصلہ سمجھ میں نہیں آیا, انہوں نے پورا پڑھا نہیں تھا. آج یقیناً دونوں مٹھائی کھانے والے یقیناً ایک جو اخلاقی طور پہ پچھتاتے ہوں گے, اور دوسرا ناسمجھی کے حوالے سے ضرور انہوں نے پچھتاؤ کا اظہار کیا ہوگا کہ ہم کیوں مٹھائی کھا رہے تھے, ہمیں کیا ملا. بات یہ ہے کہ 2 ججوں نے پرائم منسٹر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے, نہ صرف ڈسکوالیفائی کیا ہے بلکہ نہ وہ امین رہا ہے نہ وہ صادق رہا ہے. اور پاکستان میں اور اسلامی تاریخ میں یا جمہوریت کے حوالے سے جو اس طرح کے الزامات سامنے آ جائیں تو اس کو اخلاقی طور پہ پہلے ہی جانا چاہیے. اگر ان میں تھوڑا بہت بھی کہیں کس کونے میں اخلاق اور کچھ حیا کچھ کوئی اور بات جو ہے ضمیر, تو وہ ان کو جانا چاہیے تھا. ورنہ یہ 2 مہینے کے بعد جب جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے تو مجھے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اور اس کی اولاد ایک کرمنل کی حیثیت سے جب جے آئی ٹی کو فیس کریں گے تو ایسی اقتدار ایسی کرسی کا کیا مجھے بتا دے, کون سا ان کو اندر سے سکون مل رہا ہوگا کہ نواز شریف صاحب کہیں گے ہاں ایک یوسف رضا گیلانی صاحب بھی تھے, 1 منٹ کے اندر جب انہوں نے سپریم کورٹ نے اسی جگہ پہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا تو انہوں نے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا اور اپنی گاڑی میں جو ہے بغیر پروٹوکول کے واپس پرائم منسٹر ہاؤس چلے گئے اور انہوں نے اپنے گھر چلے گئے, انہوں نے کہا میں پرائم منسٹر نہیں رہا ہوں. بات یہ ہے کہ آج یہ ان کو احساس نہیں ہے راجہ ظفر الحق صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ضروری نہیں کہ وزیر اعظم جے آئی ٹی کے آگے پیش ہوں, تو اس بات سے تو اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ پیش نہیں ہوئیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ ججز کی یہ بات نہیں مان رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ ان کو اس فیصلے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, مال سوائے اس کے انہوں نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے اس نے سب کو داؤ پہ لگایا, اپنے والد صاحب کو داؤ پہ لگایا اور مقصد پورے ملک کو اس نے داؤ پہ لگا کر کے ایک کرسی حاصل کی. لیکن میں آپ کو علینا دعویٰ سے کہہ رہا ہوں کہ آج یہ کرسی جو آج آپ کے پروگرام میں یہ میری بات نوٹ کر لینا کہ محترم نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دینا پڑے گا, ہر حالت میں اس کو اقتدار چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ آج دونوں ایوانوں میں
कौमी असेंबली में भी और सेनेट में भी और बाकी सूबाई असेंबलियों में भी ये करारदाद पास हो रही है और गो नवाज गो के नारे लग रहे थे। आज मुझे बता दो किस मुंह से नवाज शरीफ साहब कहेंगे मुझे इक़्तिदार में रहना चाहिए? पूरे पाकिस्तान के अंदर सख्त रेजिस्टेंस आ रही है और जो लोग ये समझते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कमजोर है, आज हम उनको क्लियर बता देंगे प्रोग्राम में शरीक है मलिक अहमद खान साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, अब उनके लिए इक़्तिदार में ठहरना। ठीक है, सुन लें मलिक अहमद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए अलीना, बहुत शुक्रिया आपने मुझे। मलिक अहमद खान साहब, आपने तो मेरा सवाल ही नहीं सुना, अभी आप सवाल तो सुन लें। सवाल मेरा ये है कि सबसे पहले आप ये बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इतनी खुशी और एक सेलिब्रेशन के मोड में मिठाइयां तकसीम हो रही है, आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, किस हवाले से सर? ये तो GIT बनना, 60 दिन के अंदर मजीद रिपोर्ट पेश होना, ये तो ये आपको एक सेलिब्रेशन का लिए एक ब्रीदर नजर आ रहा है या क्या है? नहीं देखिए, इसके आप अपनी इस पूरी केस की दो हिस्से कर लें, इसकी जजमेंट के दो पार्ट्स कर लें। एक वो कर लें जो रिलेट करता था उन एक्विजिशंस के मुतालिक जिन पे 62 आर्टिकल एंड 63 के तहत स्ट्रेट अवे डिस्क्वालिफिकेशन की प्रेयर थी सारे पिटिशनर्स की। तो उसकी हद तक तो मेजॉरिटी डिसीजन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के फेवर में आ गया। सो PMLN हैज एवरी राइट फॉर बीइंग जुबिलेंट। अगर 3-2 के डिसीजन से हमारी ये पॉइंट विंडिकेट हुई है कि ये इस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं हो सकती, तो उस पर बड़ी वाज़ेह सूरत है। उसमें फिर ये भी आपको मलूज़े खातिर रखना चाहिए कि जब कोर्ट रूम के अंदर कल ये डिसीजन दिया जा रहा था, तो जब जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा अपनी जजमेंट पढ़ रहे थे, तो उनके पहले पैराग्राफ की रीडिंग के साथ ही जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो लोग पिटिशनर्स थे या जिनका ऑपोजिशन के साथ ताल्लुक है, तो पहली पैराग्राफ को सुनते साथ ही उन्होंने कोर्ट के अंदर स्लोगनरिंग स्टार्ट कर दी, जिस पर कोर्ट को उनको क्वेश्चन भी करना पड़ा और अपनी जजमेंट को फर्दर पढ़ने से पहले तबाह किया कि आप मजीद इस किस्म की कोर्ट के अंदर एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये बड़ा नेचुरल था, बड़ा फितरी था। जब आपको नजर आ रहा है कि पहले ये इंप्रेशन बनी शायद कि खासा प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रेट अवे डिस्क्वालिफिकेशन की जा रही है, लेकिन जब उसकी वर्डिक्ट सामने आ गई कि मेजॉरिटी बेंच जो है वो इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा कि स्ट्रेट अवे डिस्क्वालिफिकेशन की जानी चाहिए, बल्कि उन्होंने तो अपनी जजमेंट के अंदर जो टेक अवे ऑफ द जजमेंट है, जो क्रक्स ऑफ द टोटल जजमेंट है, जो रेशियो डिसाइडेंडी है, वो किस बुनियाद पर है? वो सिर्फ इस बात को बड़ी वाज़ेह करती है पूरी अपनी डिटेल्ड जजमेंट के अंदर, जो उसका एंड रिजल्ट है वो ये है कि अनलेस प्रूवन नोबडी इज गिल्टी। सो दिस इज वेयर वी स्टैंड। नून लीग की जो स्टांस है वो बड़ी लीगली लॉजिकली बड़ी वेल थॉट ऑफ है। हम इस बात पर पूरी जजमेंट का अहाता करने के बाद ये कह रहे हैं जब तक आप गिल्टी प्रूव ना कर दिए जाएं तब तक आपके खिलाफ ये जजमेंट नहीं है। और जो आर्टिकल 62, 63 वो तो JIT के एम्बिट में भी नहीं रहा। जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है उसको बड़ा स्पेसिफिक मैंडेट दे दिया गया है। शॉर्ट जजमेंट की, जिसको पूरी जजमेंट पढ़ने की जिन्होंने तकलीफ नहीं करनी वो ना करें, लेकिन कम से कम शॉर्ट जजमेंट को तो पढ़ लें। उसमें वाज़े तौर पर लिख दिया गया है कि वो कौन से 9 पॉइंट्स हैं जिनकी तफ्तीश करनी JIT का मैंडेट है। और हम भी पहले दिन से ये कह रहे हैं। कब हमने कहा कि कमीशन ना बनाए? द डे पेनल्टी केम, उसी दिन प्राइम मिनिस्टर वाज ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने कहा कि आप कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दें, लेट अस गिव द एविडेंस। अब सुप्रीम कोर्ट में दिक्कत क्या थी उस एविडेंस को देने में कि सुप्रीम कोर्ट नीदर इन्वेस्टिगेटर का रोल ले सकती है और ना ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट है और ना ही सुप्रीम कोर्ट फैक्चुअल कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व कर सकती है। अब जो अभी सेनेटर क्यूम सुमरो कह रहे हैं, देखिए मैं तो किसी मलिक साहब, आई एम इंस्ट्रक्टेड टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक राइट नाउ। ब्रेक के बाद मैं इस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाऊंगी और हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के जो वकील इस पैनामा पेपर्स केस में थे, एडवोकेट फैसल हुसैन, और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैसल। फैसल, आवाम के लिए चूंकि हम बात कर रहे हैं इस वर्डिक्ट का, जो कि जिसका इंतजार 2 महीने तक हुआ, मजीद 2 महीने इंतजार कराने के लिए आवाम को, इसमें किसके लिए छूट थी, किसके लिए मोहलत है, किसके लिए खुशखबरी थी? क्योंकि सेलिब्रेशंस की तरह के मोड में तो जो है हमें वो पिटिशनर्स भी नजर आए, रिस्पोंडेंट्स भी नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर आप इसको ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो इनफैक्ट जो वही इम्प्लीमेंट होना है और जो डाइसेंटिंग जजमेंट्स होती हैं
उसमें जो मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी की जो जजमेंट्स हैं उनकी बजाय जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है वो ऑपरेटिव पार्ट होता है। तो अगर आप उसके थ्रू जाएं तो उसमें एक JIT की तश्कील दी गई है और JIT का एक मैंडेट और स्कोप जो है वो भी तय कर दिया गया है। उसके साथ एक स्पेशल बेंच बनाने का हुक्म दिया गया है जो JIT की इम्प्लीमेंटेशन बेंच होगा सुपरवाइज वो सुपरवाइज करने के लिए, और उसके बाद जो JIT की पीरियोडिकल रिपोर्ट्स हैं हर 15 दिन बाद उनको देखना है और वो उनको जो है देखेंगे। और बल्कि आज 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है PTI के, और उन्होंने कहा उसको पब्लिक भी करें। उसके साथ डिस्क्वालिफिकेशन का जो मामला है 2 जजेस ने उस पर अपनी हतमी राय दे दी है और नवाज शरीफ साहब को ये कहते हुए डिस्क्वालीफाई किया कि ही हैज़ लाइड टू, अवाम से झूठ बोला है, पार्लियामेंट में झूठ बोला है और अदालत से उन्होंने कंसीलमेंट किया और उनको बदयानत डिक्लेयर करते हुए उनको जो है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। वेयरएज जो 3 जजेस हैं ये एक आज एजाज लाइसन साहब की जजमेंट आप पढ़ लें, I can quote you the paragraphs and lines and everything. और उसके साथ एजाज अफजल साहब को छोड़ के शेख अजमत सईद और एजाज साहब की जजमेंट को आप पढ़ लें। सब ने जो प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी फैमिली हैं उनकी तरफ से जो डिफेंस में पेश किया गया उनके तमाम सबूतों को और उनका जो मुद्दा है उनकी जो सबमिशंस हैं उनको रिजेक्ट किया है। 5 जजेस जो उनका जो कहें कि सब्सटेंस में फैसले में एक नुक्ते पे हैं लेकिन कंक्लूजन डिफरेंट है। 2 ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, 3 ने समझा है कि नहीं इस पर JIT की रिपोर्ट जो है वो ज़रूरी है इस बेंच को के और पैरा नंबर 4 जो है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का वो क्लियरली ये कहता है कि अगर उनको फर्स्ट पीरियोडिकल रिपोर्ट में भी ऐसी बात आ गई या वो समझते हो कि जिस पे कोई चीज़ इस्टेब्लिश हो गई हो, तो मैं ये कहूँगा कि आज मुझे कल काफ़ी हैरानगी हुई जब रिस्पोंडेंट के जो कुछ लोग थे वो मिठाइयाँ बांट रहे थे, तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि मुस्लिम लीग नवाज के लोग किस बात पे खुश हो रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एक फौजदारी कार्रवाई में अपने ही अपॉइंट करदा हुआ ऑफिसर्स के सामने जो है पेश होने का हुक्म दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उनके खिलाफ जो हमारी पटिशन थी डिस्क्वालिफिकेशन की उसको एक फौजदारी पटिशन में तब्दील करते हुए उनको ये हुक्म दिया उनके बच्चों को कि आप वहाँ पे बतौर मुल्ज़म पेश हों क्योंकि आपने जो डिफेंस किया है वो आपके हक में ठीक नहीं है। अगर ये कोई कहे कि देखिए ये तो बड़ी खुशाइंद बात है, मुबारक हो कि अब्बा जी पे पर्चा हो गया है, वो थानेदार के सामने पेश होंगे लेकिन वो कैद होने से बच गए हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आई थिंक इधर राजा जफर उल साहब कहते हैं जरूरी नहीं वजीर आजम JIT के आगे पेश हो। अगर 15 दिन में JIT ने कार्रवाई नहीं की और वजीर आजम अपने बच्चों समेत उनके सामने पेश नहीं हुए, दे विल बी फेसिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। राइट, मैं मजीद भी आपसे पूछूंगी कि JIT का हिस्सा जो है वो मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI को क्यों हिस्सा बनाया गया है, क्योंकि सिविलियन मैटर्स को हमेशा कहा जाता है कि इनकी तहकीकात और इनका जो नतीजा है वो सिविलियन डोमेन में ही निकाला जाए, तो ये फौजदारी इसको मुकदमा क्यों बनाया जा रहा है। सुमरो साहब, आगे आने वाले वक्तों में बताएंगे पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें सेम पेज पे नजर आ रही है, क्योंकि अब इशू भी ये आपका बन गया है। जरदारी साहब अपेरेंटली आवाम अब ये तस्वुर कर रहे हैं कि जरदारी साहब ने इस इशू को हाईजैक किया हुआ है और अब वो डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं इस पैनामा केस के मामले में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। देखें अलीना, बात ये नहीं है, बात ये है कि हमने हमेशा जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए और मुल्क की इस्तेहकाम के लिए अपना एक किरदार अदा किया है। अगर हमने 2014 में एक तारीखी किरदार अदा किया था तो उस वक़्त उसकी ज़रूरत थी, और अगर आज हालात वो नहीं रहे, अब हम समझ रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अदालत के फ़ैसले में बादियो नज़र 5 जजों के उस फैसले में नाअहल और डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। अगर उनको 60 दिन का ये टाइम भी मिला है तो अभी जो मेरे दोस्त फैसल साहब ये कह रहे थे, मैं इनकी बात की तायद कर रहा हूँ कि एक मुल्जिम नहीं, एक मुजरिम की हैसियत से जब वो जाएंगे तो वो क्या प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस होगा। तो इससे बेहतर नहीं है यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए कि गिलानी साहब चले जाओ, जब तुसी वापस आ जाओ तो ये कुर्सी आपके हवाले हो जाएगी, हुण तुसी चले जाओ,
تو کیا وہ الفاظ آج میاں صاحب کو یاد نہیں آ رہے ہیں جو مارل لیکچر ہمیں دے رہے تھے, یوسف رضا گیلانی کو دے رہے تھے؟ اس وقت کسی جج نے یوسف رضا گیلانی کو یہ نااہل قرار نہیں دیا تھا, ڈس آنیسٹ نہیں کہا تھا, امین اور صادق نہ ہونے کا کسی نے تانا نہیں دیا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی میاں نواز شریف صاحب کی ایک ہی رٹ تھی کہ گیلانی صاحب چلے جاؤ. آج ہم اس کو صرف وہ سبق یاد دلا رہے ہیں کہ جو آپ نے فرمایا تھا اس پہ عمل کرو. اب آپ جب 60 دن کے اندر واپس آ جاؤ, اگر آپ کے سارے الزامات دھل جائیں اور آپ ایک شفاف طریقے سے واپس آ رہے ہیں تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن ان دا مین ٹائم آپ کا کانشس, آپ کا ضمیر, کیونکہ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, آپ اگر ایک اس کمیٹی کے سامنے بیٹھنا پسند کریں گے جو عدالت کے حکم پہ جے آئی ٹی بن رہی ہے, تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پوری دنیا میں ہم کیا مثال دیں گے کہ ہمارے وزیر اعظم کو آج یہ دن بھی دیکھنا پڑا. کیوں ہم وہ مثال قائم نہیں کرتے جو آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے قائم کیا, جو ہے اس وقت براؤن نے یہ پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی نے اسٹانس لیا ہے, عمران خان کو بھی مجبوراً اس بات پہ آنا پڑے گا, کیونکہ کل جو سمرو صاحب آپ عدالتی فیصلے کے خلاف ہیں, آپ کہتے ہیں جے آئی ٹی کو نہیں مانتے, خورشید شاہ صاحب نے کل کہہ دیا دو ٹوک کہ جے آئی ٹی کو نہیں مانتے, مسترد کرتے ہیں. دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نواز شریف اور اس کی فیملی کو اگر جے آئی ٹی کے سامنے پیش کرنا ہے تو یہ جے آئی ٹیز تو ان لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں جن کے نام مختلف ٹی وی چینلز میں لوگ لے رہے ہیں. تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا پرائم منسٹر جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے, چاہے وہ دھاندلی کے ذریعے آیا ہے, چاہے وہ رگڈ الیکشن کے ذریعے آئے, کہ میرا پرائم منسٹر جا کر اسی جے آئی ٹی کے سامنے بیٹھ جائے اور وہی جھوٹ کے پلندے جو قطری شہزادوں کے خطوط, یہ سارے جتنے ڈرامے انہوں نے 1 سال سے کیے وہ سب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو مورلی طور پہ جانا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے اگر دوسرا راستہ یہی ہے کہ عوامی عدالت میں جائے اور عوامی عدالت میں اپنا فیصلہ بتائے کہ جی میں واپس آ گیا ہوں اور میرے ساتھ یہ ہوا, جو کچھ کیا ہے میں نے, جو کچھ نہیں کیا, تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ مورل گراؤنڈ اس کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن آپ کا جو دوسرا سوال تھا میں اس کو جواب دینا چاہتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے اور ابھی ایک اپوزیشن کا کردار ہم نے صحیح معنوں میں ادا کیا ہے. اس وقت بھی ہم نے کیا تھا کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے 2014 میں انلیگل طریقے سے گورنمنٹ کو گرایا جا رہا تھا. ہم نے پارلیمنٹ کی توقیر کو بحال کیا, ہم کھڑے ہو گئے اور ہم نے پارلیمنٹ کو بچایا. ملک احمد خان صاحب, پولیٹیکل پریشر جو ہے وہ کیا نواز شریف صاحب سروائیو کر لیں گے؟ بات ہوتی ہے ان کے وزیر اعظم منتخب ہونے کی, وہ ایک لیجیٹیمیٹ طریقے سے, بہرحال اگر عوام سوچے کہ وہ لیجیٹیمیٹ طریقے سے آئے ہیں, بٹ جو منی ٹریل, جو سورس آف انکم کی بات کی جاتی ہے, اس کی لیجیٹیمیسی پہ جو ہے وہ کافی سوالات ہیں جو پروو ہونا ہے اگلے 60 دن میں. تو وزیر اعظم پیش ہوں گے جے آئی ٹی کے آگے کہ نہیں, اور پولیٹیکل پریشر کیسے سروائیو کریں گے آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں, اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں, اور اس میں آج ہماری جو آفیشیل پوزیشن ہے میں آپ کے سامنے وہ رکھ دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جو حکم ہے اس کی پوری طرح سے اطاعت کی جائے گی. سپریم کورٹ نے جن چیزوں پر انکوائری آرڈر کی ہے اس انکوائری کو پراپرلی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. ہر قسم کا جو ہم اپنا اس کے اندر اپنی صفائی پیش کر سکتے ہیں ہم اپنی صفائی پیش کریں گے. ان کا جو مینڈیٹ ہے اس کے ساتھ ہم کوآپریٹ کریں گے. جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کو منوان تسلیم کرنا. پرائم منسٹر از اے لا ابائڈنگ پرسن. اور دیکھیں میں 2 باتیں آپ کے سامنے ضروری کرنا چاہتا ہوں. لا ابائڈنگ پرسن, 2 out of the 5 ججز جنہوں نے ڈسکوالیفیکیشن سیک کی ہے پرائم منسٹر کی, انسٹیٹیوشنل سپریمیسی پہ اگر نواز شریف صاحب بلیو کرتے ہیں پھر تو ان کو سٹیپ ڈاؤن کر جانا چاہیے. اگر وہ واقعی میں اداروں کو اسٹرینتھن ہونا دیکھنا چاہتے ہیں, اگر ججز کے وہ آپ فیصلہ سمجھے, اب آپ کیا مائنورٹی ڈیسیشن کی آڑ میں جو ہے وہ چھپا جائے گا؟ نہیں دیکھیں, مائنورٹی ڈیسیجن اور میجورٹی ڈیسیجن کی جو بنیادی بات ہے وہ اس کو سمجھ لینا بڑا ضروری ہے. No, but اگر 2 judges and one of them was heading the larger bench, اگر ان کے ریمارکس ہیں کہ پرائم منسٹر should be disqualified, وہ صادق اور امین نہیں رہے, انہوں نے فلور آف دا ہاؤس ان دا نیشنل اسمبلی انہوں نے قوم سے بار بار جو خطاب کیے اس میں انہوں نے فیکٹس اومٹ کیے, تو کیا وہ چیز ان کے لیے امپورٹنس نہیں, اتنی ریلیونس نہیں رکھتی؟ No, I believe that I have understood your question. Now, please kindly allow me to answer it. مجھے جواب دینے کی اجازت دیں. Please do. Number 1, اس پوری ججمنٹ کے اندر 62-63 کے ایمبٹ کو 5 ججز نے to the majority 5-5 اس میں کوئی ڈسینٹنگ نہیں ہے, اور اس کی پیج 235 ہے, اس کی
पैराग्राफ 22 है, यू प्लीज काइंडली रीड दैट। और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर की पार्लियामेंट में स्पीच है उसके अंदर उन्होंने कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं पाई विद द स्टेटमेंट्स गिवन बाय हिज चिल्ड्रन। तो इस बात पे 62 63 की जो एम्बिट है वो जेआईटी की भी नहीं है। 62 63 की हद तक तो मामला तय पा गया कि प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने 62 63 में जो उनकी स्टेटमेंट के एतबार से था, नंबर 1। नंबर 2 जो इसकी बात है, आप देखें हम क्या कह रहे हैं, हमारा शुरू दिन से जो मुद्दा है और बड़ा क्लियर है, वो हम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब एविडेंस मांगेगी तो सुप्रीम कोर्ट किस हैसियत में हम वो एविडेंस उनके पास लेकर जाएंगे जो रिस्पोंडेंट्स हैं। वेदर द सुप्रीम कोर्ट इज अज्यूमिंग द रोल ऑफ अ ट्रायल कोर्ट, क्या उस ट्रायल कोर्ट के रोल की हैसियत में हम वो शहादत वहां पर देंगे, जाके वो एविडेंस रिकॉर्ड करवाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, क्या वो चीजें जो अभी इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर करती हैं, राइटली सेड बाय द मेजॉरिटी बेंच, उन्होंने कहा कि कुछ चीजों पर अभी फर्दर तफ्तीश की जरूरत है, जब तक उस चीज को इन्वेस्टिगेट नहीं कर लिया जाता उस वक्त तक उनको गिल्टी नहीं कहा जा सकता। है कि ये इदारे इन्वेस्टिगेट करेंगे जिन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के आगे माजरत की थी कि हमारा ये दिस इज बियॉन्ड आवर स्कोप ऑफ पावर्स? मैं आपकी बात समझ नहीं सका, आपने मुझे इंटरप्ट किया, मैं भी बोल रहा था, आप भी बोल रही थी, मुझे पता नहीं चला क्या। अब आपको लगता है एक तो जेआईटी के आगे अब नवाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे वो पेश होंगे जो 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 कहा जा रहा है कि जी डीजी लेवल के अफसर हो एफआईए का जो लीड करे, और एमआई इंटेलिजेंस के जो एजेंसीज अब इसमें शामिल है जेआईटी में, उनके आगे नवाज शरीफ साहब एक तो पेश होंगे कि नहीं? एंड सेकेंडली सर, यही इदारे तमाम जिन्होंने माजरत कर ली थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के आगे कि जी हमारी बेबसी का अपना इजहार किया था कि हम नहीं कर सकते, हमारे तो ये एम्बिट से बहुत बाहर की चीजें हैं, हम तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, अब आपको लगता है ये इन्वेस्टिगेट करेंगे ये इदारे? देखिए लीना, अब इसमें फर्क ये है कि अब ये सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट दिए और जेआईटी कॉन्स्टिट्यूट सुप्रीम कोर्ट ने किए, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की अतात करना तो हमारा फर्ज अव्वल है। कैसे भी हम बिल्कुल इस बात से मुकम्मल तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने आपसे पहले अर्ज कहा कि ये मुस्लिम लीग नून की, प्राइम मिनिस्टर की, गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोजीशन है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया है उसकी अतात की जाएगी। और उन्होंने 9 पॉइंट्स पे इन्वेस्टिगेशन उन्होंने मांगी है, उन 9 पॉइंट्स की इन्वेस्टिगेशन में जो प्राइम मिनिस्टर साहब को देना चाहिए वो देंगे, और अगर रिक्वायर्ड होगा और इसकी जरूरत ऐसे महसूस की जाएगी, और अगर जेआईटी टू देयर ओन विजडम ये समझेगी कि प्राइम मिनिस्टर को उनके पास आके कोई स्टेटमेंट्स देनी चाहिए, तो वी वुड बी फैसिलिटेटिंग टू विंडिकेट आवरसेल्व्स। हम तो अपना मुद्दा बयान, हमारा तो कहना यह है कि किसी जगह पर हमारी कोई मैल प्रैक्टिस नहीं है, और जिन चीजों को एजम्पटिव हाइपोथेटिकल बुनियाद पर समझा जाए कि वज़ीर आज़म कर लिया उनके साहबजादे गया, पेश मुकदमा होंगे, डालने से ठीक पहले हो ये गया। तय कर लिया गया। और देखें जो जजमेंट है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मैं आपका कमेंट जरूर लूंगी, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। बढ़ाते हुआ चौधरी निसार साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को जवाबदेह हूं, नवाज शरीफ साहब को नहीं। तो ये एक बहुत ही दो टोक उन्होंने अल्फाज में ये बात कही। साथ साथ उन्होंने मजीद भी उन्होंने यही कहा कि ये, और चूंकि जो कानूनी माहिरीन का भी ख्याल यही है कि 2 जजेस का जो एक वो इख्तलाफी नोट सामने आया था जिसमें वो डिस्क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं नवाज शरीफ साहब की, 3 जजेस ने डिसएग्री नहीं की इस बात से, 2 जजेस की बात से। तो ये एतजाज एहसन साहब भी यही कहते हैं कि इवेंचुअली इस तरह से तो नवाज शरीफ साहब को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। जरदारी साहब बहरहाल आज से 7-8 साल पहले क्या कह रहे थे नवाज शरीफ साहब के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पहले वो सुनते हैं, फिर डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। आने वाली हमारी नस्लें जो हैं वो इस रवायात को कायम रखें, ताकि हसन भाई मेरे बेटे की तरह हैं, उसको और आने वाले कल में बिलावल को, बख्तावर को, उनको पता हो कि हमारे ताल्लुकात किस तरह हैं और किस तरह रखने हैं। ताल्लुकात किस तरह के हैं, सफर साथ चलेगा। इस सफर साथ चलने के चक्कर में हमारी आवाम कितना और सफर करेगी। फैसल आगे बढ़ाते हुए बात को, इस सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग में, ऑर्डर में कहा गई एक जगह बात के इनसफिशिएंट एविडेंस टू ऑर्डर हिज रिमूवल ऑफ ऑफिस ओवर करप्शन एलिगेशंस, नहीं, मैं साथ साथ मैं मरियम नवाज के हवाले से कहा गया कि जी ये प्रूव नहीं हो सका, सफिशिएंट मटेरियल नहीं था, वाज नॉट अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड टू एस्टैब्लिश दैट मरियम नवाज वाज अ डिपेंडेंट ऑफ नवाज शरीफ इन अ लीगल सेंस। ये क्या उनको एग्जेम्पशन मिल गई, छूट मिल गई है मरियम नवाज को? अब जेआईटी भी जो है वो प्रोब नहीं करेगी कि ये डिपेंडेंट हैं कि नहीं? नहीं, इनफैक्ट अगर आप अजमत सईद शेख, आई विल टॉक अबाउट द मेजॉरिटी जजमेंट, जिसका ये काफ़ी ज़्यादा आड़ लिया जा रहा है, तो मैं वो थोड़ा सा एक्सपोज करना चाहता हूँ कि अगर आप
शेख अजमत साहब का नोट पढ़ें, एजाज हसन साहब का नोट पढ़ें या किसी भी, और उसके बाद ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पढ़ें जो कि इनफैक्ट तो ऑर्डर है, उसमें ये क्लियरली पैरा 4 में 3 में ये लिखा गया है कि JIT कंस्ट्रेंट नहीं है कि वो किसी को नहीं बुलाए। और अजमत सईद साहब ने लिखा है कि वो रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 10 जिसमें मरीम साहबा भी शामिल हैं उनको बुला सकते हैं, और कोई भी डिपेंडेंट बेनामीदार जो और कोई ऐसा शख्स जो कि इस सारे कज़िये से जो है बराह रास्त बिलवास्ता या बिला वास्ता मुंसलिक है उसको जो है बुलाया जा सकता है। और JIT का जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड किया गया है इस मामले में। इवन इंटरनेशनली उन्होंने ये जो 9 जो सवालात हैं ये आसान नहीं हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब को उनके बेटों को ये हुक्म दिया गया है कि वो एसोसिएट करें अपने आप को इस JIT के साथ और फिर कोऑपरेट करें और एविडेंस दें। ये अगर आप इनकी, मैं अगेन कहूँगा कि मेजॉरिटी जजमेंट भी जाके पढ़ें तो सबस्टेंस में तमाम जजेस मुत्तफिक हैं, कंक्लूजन में कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हैं। 2 हैव एग्रीड कि डिस्क्वालिफिकेशन बनती है और इट इज़ अनफ, और 3 ने कहा कि नहीं 60 दिन में और प्रोब करना चाहिए। राइट। सो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में अगर आप लीगली देखें, फॉर एग्जांपल आपने जरदारी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई है। देखिए पॉलिटिक्स में कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं रहती है, वो चलती रहती है। आज पार्लियामेंट में जॉइंट अपोजिशन ने जॉइंटली ये मुतालबा किया कि मियाँ साहब स्टेप डाउन करें। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जमहूरियत होती है, फॉर एग्जांपल गॉर्डन ब्राउन जो है वो क्यों स्टेप डाउन किए? उन्होंने कहा मैंने एक रेफरेंडम कराया जिसमें मेरा जो मौक़िफ़ था वो अवाम ने सपोर्ट नहीं किया है। थ्रेसा में आज उन्होंने अर्ली इलेक्शन किया है, उसकी बेस ये है कि वो कह रही है कि मैं एक सिचुएशन के तौर पे वज़ीर आज़म बनी हूँ तो मेरा बेहतर है कि मैं मैंडेट लूँ। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में कहने की हद तक तो अलग बात है, लेकिन मियाँ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि ना तो उन्होंने इंस्टीट्यूशनल सुप्रीमेसी को कभी तस्लीम किया है, वो खुद को सुप्रीम समझते हैं, वो खुद को आगे रखते हैं, इदारों पे अटैक्स भी हुए। बट ये इदारे फैसल JIT जो है, और चूंकि उसमें नुमाइंदे होंगे 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज के, क्यों इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसमें शामिल किया गया है सवाल, और साथ साथ दूसरा सवाल ये कि यही इदारे थे जिन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में माजरत की थी। जी ये बात बहुत कही जा रही है JIT के बारे में कि वो लोग, फॉर एग्जांपल आप अजमत सईद साहब का जजमेंट पढ़े, पैरा 39 में वो ये कहते हैं, बल्कि उन्होंने जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि असल में तो काम नैब का था, लेकिन नैब जो है शेमलेसली उनको डूबियस, उनको ये कहा कि वो मिले हुए हैं, मतलब बहुत सारी चीजें, और इसी की बुनियाद पे बाय द वे आज PTI ने अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू ब्रिंग अ पिटीशन अगेंस्ट चेयरमैन नैब बेस्ड अपॉन दोज जो फाइंडिंग्स दी हैं। अब चेयरमैन नैब साहब कैसे करेंगे? एतजाज हसन साहब तो कहते हैं कि एक एजेंसी के जो हैं उनके रिश्तेदार हैं, उनका भी टेस्ट है। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि JIT में ज़ाहिर है क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का एक ऊपर बेंच है जो कि उसको ओवरसाइट कर रहा होगा, और ये भी बात है कि 15 दिनों बाद वो जो भी रिपोर्ट देंगे वो पब्लिक्स की जो है कंजम्पशन के लिए ओपन होगी। आप उस पर कमेंट करें। वी बीइंग द पिटिशनर पार्टी वी विल हैव द राइट टू कमेंट कि भाई क्या ये ठीक जा रही है, ये गलत जा रही है। सो फौजी हो या सिविलियन हो, एक तो पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव के ऊपर, अदर देन द पार्लियामेंट, देखें पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव के ऊपर आज एक जिम्मेदारी है कि वो ये डिसाइड करें कि वो शख्सियात के साथ हैं या वो पाकिस्तान के साथ है। अगर वो पाकिस्तान के साथ हैं तो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के सिविल इदारों पे आज ये जिम्मेदारी आयद की है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जाके इन्वेस्टिगेट करें और तरीके से करें, और कोई भी सिविल ऑफिसर या फौजी ऑफिसर ये समझे या कोई भी, ये मैं किसी भी सस्पेशन का इजहार नहीं कर रहा, बट आई एम बिल्कुल कॉशन है कि अगर कोई रूल से हट के कोई बात हुई दे विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। इट इज ओपन एंड क्लियर। राइट। एक जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच होगा वो नए जजेस पे जो है वो मुश्तमिल होगा। नेचुरली एक नया बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करना होगा। नए जजेस पे नहीं हो सकता, एक नया बेंच हो सकता है। और मेरे दानिश के मुताबिक वो 3 जजेस जिन्होंने JIT का मेजॉरिटी जजमेंट दिया है, ये उस पर भी कंप्राइज किया जा सकता है, बट ये प्योरली डिस्क्रेशन है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, क्योंकि 2 जजेस जो हैं अपना माइंड दे चुके हैं, अपना जजमेंट दे चुके हैं, तो देयर इज नो रीजन फॉर देम टू सिट इन द बेंच। हो सकता है कि उन 2 जजेस के जो है चीफ साहब अपने पास रख लें, या वो एक नया बेंच दें, नए जजेस आए।
can be possible, but it is all prerogative of the honorable CJP. सुप्रीम कोर्ट की समर में वो छुट्टियों का भी पहले से कहा जा रहा है कि जी 3 महीने के लिए छुट्टियां भी जो है वो आज आगे आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की समझ मैंने तो जी गुज़िश्ता 3 साल बल्कि 2007, 8, 9 के बाद मैंने तो कभी भी समर एंजॉय नहीं किया, हमेशा केसेस ही करते रहे। अच्छा चलें, सुमरो साहब मैंने जरदारी साहब का एक क्लिप प्ले किया था, उम्मीद है कि आपने सुना होगा। ये जो सफर है और जो हसन साहब, हुसैन साहब, बिलावल साहब को समझ जाना चाहिए कि ये सफर जो है एक साथ गुजरेगा, तो सर अब क्या समझा जाए? अभी भी एक साथ ही गुजर रहा है सफर, जिसके वजह से अवाम जो है सफर करती नजर आई है। देखिए बात यह है कि इखलाकी तौर पे तो हमने कभी भी इखलाक को अपने दामन से जो है छोड़ा नहीं है, हमेशा हमने एहतराम किया है, हमने भी उनको बच्चों की तरह समझा है, ये बात अपनी जगह पे। लेकिन इखलाकी तौर से हट कर के अगर हम पॉलिटिकल बात करें तो हम हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार अदा कर रहे हैं। हम नवाज शरीफ साहब की इस अमल को तो कभी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने आपसे प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि जब इनको ज़रूरत थी पार्लियामेंट को बचाने के लिए तो हमने फ्रंट रोल अदा किया, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल बोरी बिस्तर गोल करके ये तो लाहौर चले गए थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ गए थे। अगर पीपल्स पार्टी उस वक्त खड़ी न होती तो आज ये कहीं नजर न आते। लेकिन आज हम समझ रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को इखलाकी तौर पे अपना वो क्रेडिबिलिटी अपनी वो लॉस्ट कर चुका है। He is no more credible Prime Minister of Pakistan, तो he should have to resign immediately, ताकि उसके बाद जो है एक नया इलेक्शन हो या उसके बाद एक नया सेटअप आ जाए। और हम नहीं समझते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये 2 इल्जामात जो तकरीबन 5 जजों ने कहा है कि अमीन और सादिक नहीं रहा है, उसने अपने खिलाफ जितने भी इल्जामात थे उसके हवाले से कोई प्रूफ नहीं दे सके, सारे प्रूफ उनके मन गढ़ंत थे और बिल्कुल बोगस थे, इसलिए उनके पास अपने दिफा के लिए अब कुछ नहीं है। इसलिए हम पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हम अपना अपोजिशन का एक किरदार अदा करके मियां नवाज शरीफ साहब की इस करप्शन को और इस किरदार को कौम के सामने बेनकाब करें और पूरी दुनिया को बता दें कि जिनको हम शराफत का वो समझते थे अलमबरदार, वो शराफत के अलमबरदार नहीं है, वो तो मुजस्समा है और इसके कि उन्होंने करप्शन की, उन्होंने पनामा लीक्स में उन्होंने ऑफशोर कंपनियां बनाई, पाकिस्तान का पैसा लूटा। मलिक अहमद खान साहब, आज जरदारी साहब ने भी जिस तरह से जलसे में कहा कि कुछ लिए बगैर इस तरह से जाने नहीं दिया जाएगा और करप्शन की वो बात कर रहे हैं कि भाई करप्शन को बेनकाब किया जाएगा, तो इस वक्त तो सर ऑपोजिशन की जो आवाज है वो मुतहर्रिक होती हुई नजर आ रही है, बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नजर आ रही है। ऑपोजिशन इट लुक्स लाइक इज ऑन द सेम पेज। पहले जरा डिविजन्स नजर आ रही थी, डिवाइडेड थी, अभी किस तरह से टैकल किया जाएगा मामलात को? ये तो मामलात आप लोग के लिए थोड़ा जरा मुश्किल नजर आ रहे हैं, थोड़ा प्रेशर्स हैं आप लोग के लिए डील करने के लिए। कैसा कैसा सितम हम अभी और देखेंगे। देखिए कौन करप्शन की अब बात कर रहे हैं। अगर आसिफ जरदारी साहब की एंटी करप्शन कैंपेन है तो फिर अलमानुल हफीज, अगर कयूम सुमरो साहब ये कहेंगे तो फिर मुझे बड़ी अचंभे की बात है। दिस डजंट फिट, दिस डजंट, इट इज नॉट। ये देखें, ये बड़ी परसेप्शन के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। अब अगर ये लोग एंटी करप्शन कैंपेन को चलाएंगे तो फिर पब्लिक में उसकी क्या एक्सेप्टेंस होगी ये आप बहुत बेहतर समझ सकते हैं। मियां साहब जजमेंट्स बैंकों के अकाउंट्स की बात करते थे, स्विस बैंकों में लूट